नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम यूपी पुलिस का जीके का एक प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है साथियों, इस क्लास में हमने जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है साथियों, ये जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले तीनों प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। सभी प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों देरी ना करते हुए करते हैं हम क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्न में से किस पेशवा के पुत्र थे। तो साथियों आपको बताना, जो कानपुर के विद्रोही नाना साहेब थे साथियों, जो कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वह नाना साहेब कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि 1857 की जो क्रांति का विद्रोह है वह साथियों नाना साहेब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तो वह निम्न में से किस पेशवा के पुत्र थे। तो याद रखेंगे जो बाजीराव साथियों द्वितीय थे उनके पुत्र थे। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें से जो नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे वह साथियों कौन कर रहे थे, वह नाना साहब कर रहे थे। ठीक है, जो साथियों बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका दूसरा पूछा गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। साथियों जो बताना है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस ये पुस्तक है, यह इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि साथियों किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो अरुंधति रॉय हैं उनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरुंधति रॉय के द्वारा द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथियों बात करते हैं जो अरुंधति राय की एक और साथियों पुस्तक है, उपन्यास है, उसका नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, याद रखेंगे यह भी बहुत फेमस है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनके द्वारा लिखी गई ये भी पुस्तक है। ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों तीसरा आपसे पूछा गया है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। साथियों आपको बताना, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है वह 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो साथियों जो द्वितीय और प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो वह कब हुआ था। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था साथियों, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था वह 1930 में हुआ था। ठीक है, और जो द्वितीय था साथियों वह 1931 में हुआ था और जो तृतीय था वह साथियों 1932 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वो बात करते हैं साथियों किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो याद रखेंगे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 1931, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, याद रखेंगे द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और जो तीनों सम्मेलन थे उसमें अंबेडकर जी ने भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर साथियों 4 आपको पूछा गया है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको बताना साथियों, जो बेतवा नदी है वह इनमें से कहाँ से निकलने वाली नदी है। तो याद रखेंगे आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वतों से बेतवा नदी का उद्गम होता या निकलती है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है। तो साथियों क्लास को आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी दो नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं। साथियों आपको बताना है कि कौन सी दो नदियां हैं जो आकर देवप्रयाग में मिलती हैं और जो गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा। इससे जो हटकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी दो नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी साथियों दो नदियां हैं जो गंगा का निर्माण करती हैं, ठीक है, देवप्रयाग में मिलकर। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा अलकनंदा व भागीरथी। जो मंदाकिनी अलकनंदा व भागीरथी जो नदियां हैं वह देवप्रयाग में मिलती हैं, यह मिलकर गंगा का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा का निर्माण कर लेती हैं, मिलकर गंगा का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दो नदियां हैं जो देवप्रयाग में आकर मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी, जो गंगा का निर्माण करती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया है कि भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। साथियों यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह भारत के साथ सबसे लंबी लगती है। तो साथियों आपको तो पता होगा कि सबसे लंबी जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन हमारे इन 4 ऑप्शन में बांग्लादेश ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे हम जो पहले नंबर की है वह साथियों, जो पहले नंबर पर साथियों है वह बांग्लादेश है, ठीक है, याद रखेंगे। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। साथियों जो दूसरे नंबर पर है वह है चीन, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर साथियों जो चीन है उसकी कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर उसकी लगती है, ठीक है। और 3300 के अप्रॉक्स पाकिस्तान की लगती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शंस तो है ही नहीं बांग्लादेश, जिसकी सबसे ज़्यादा भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरे नंबर पर है चाइना, उस वह ऑप्शंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा साथियों। जो ऑप्शन बी है चीन, इनमें ऑप्शंस में आपको बताना है कि भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा चीन की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमने बता दिया जो फर्स्ट नंबर पर है वो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, उसके बाद चाइना आता है, और जो तीसरे नंबर पर आता है साथियों वह पाकिस्तान आता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 7 पूछा गया आपका कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसका आनुवंशिकता का जो पिता कहा जाता है वह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर साथियों 8 पूछा गया है कि भूकंप को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो साथियों आपको बताना है जो भूकंप की तीव्रता या भूकंप को मेजरमेंट या मापा जाता है तो वह किस उपकरण से मापा जाता है। तो आपको बताना साथियों इन ऑप्शंस में। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। जो भूकंप को मापने वाला यंत्र या उपकरण कहलाता है वह साथियों सिस्मोग्राफ कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा साथियों, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। साथियों इसमें हमारा ए ऑप्शन दिया है सिस्मोमीटर, ठीक है। तो साथियों जो सिस्मोमीटर है उससे क्या मापा जाता है, तो देखते हैं। भूगति के जो घटक को अवलोकित करने वाला उपकरण है वह सिस्मोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। भूगति के जो घटक होते हैं साथियों, जो भूगति के घटक होते हैं उनको अवलोकित करने वाला यह उपकरण कहलाता है सिस्मोमीटर। यहाँ पर सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 9 पूछा गया है कि सिख सेना होती है वह क्या कहलाती है। सिख जो सेना होती है वह साथियों खालसा कहलाती है। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिख सेना खालसा कहलाती है, ठीक है। तो बात करते हैं साथियों जो खालसा है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे जो खालसा पंथ की स्थापना है वह गुरु गोविंद ने की थी, ठीक है, याद रखेंगे। खालसा जो पंथ की स्थापना है, जो खालसा पंथ स्थापना है साथियों वह 1699 ईस्वी में साथियों गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है, याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि खालसा पंथ की जो स्थापना है वह किसने की थी। तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह ने की थी और 1699 ईस्वी में की थी, ठीक है। और जो सिख सेना होती है वह खालसा नाम से सेना कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर साथियों 10 पूछा गया है कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो साथियों आपको बताना है जो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वह कौन जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके साथ बात करते हैं साथियों इन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। कभी कभी हमारे एग्जाम्स में आ जाता है कि भारत का बिस्मार्क किस स्वतंत्रता सेनानी या किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यह साथियों भारत के प्रथम गृह मंत्री व प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखेंगे उप पीएम व उप होम मिनिस्टर थे। याद रखेंगे होम मिनिस्टर या उप पीएम थे। ठीक है, यहाँ पर प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 11 पूछा गया है कि दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। साथियों आपको बताना जो दूध को दही में परिवर्तित की प्रक्रिया है वह खमीरीकरण कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। खमीरीकरण दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब साथियों सूक्ष्म जीव होते हैं वह फिजिकल और केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनती है। ठीक है, जब छोटे छोटे साथियों बैक्टीरिया होते हैं वह रिएक्शन करते हैं फिजिकल और केमिकल तो वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है और साथियों जो एसिड निकलता है। ठीक है, और जो दूध से दही परिवर्तित होता है जब दही साथियों ऊपर हल्का होकर उछल आता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हल्का हो जाता है। ठीक है, फूल कर ऊपर उठाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खमीरीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि भारत के नागरिक कितने वर्ष की उम्र में वोट दे सकते हैं। साथियों आपको बताना जो भारत के नागरिक होते हैं वह कितने वर्ष की उम्र में वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों 18 वर्ष की उम्र में भारत के नागरिक वोट दे सकते हैं। साथियों जब लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव में 21 वर्ष से साथियों 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर एज कर दी गई है। ठीक है, किस चुनाव से कर दी गई है? लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें से 21 से 18 वर्ष कर दी गई है। यह साथियों कब संशोधन किया गया है? तो याद रखेंगे जो 61वां संविधान संशोधन था 61वां जो संशोधन था उसमें साथियों यह कर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले 21 वर्ष थी लेकिन अब 18 वर्ष हो गई है साथियों। यह 61वें संशोधन में जो 61वां संशोधन हुआ था उसमें जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें साथियों 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष अब कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 13 पूछा गया है कि प्राचीन भारत में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था। साथियों आपको बताना जो प्राचीन भारत में इन 4 ऑप्शंस में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन हो जाएगा। ठीक है, आपको राइट आंसर इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो याद रखेंगे कौशाम्बी जो था वह शिक्षा का केंद्र नहीं था। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कौशाम्बी। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला तीनों शिक्षा के केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि प्रसिद्ध बोरबोन राजवंश ने किस प्रदेश पर या किस पर शासन किया था। जो प्रसिद्ध बोरबोन वंश था साथियों वह उसने फ्रांस पर राज किया था या शासन किया था। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो फ्रांस देश है उस पर बोरबोन जो राजवंश था उसने फ्रांस पर शासन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि प्रोटीनों में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता है। साथियों आपको बताना जो प्रोटीन होते हैं उनमें कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे जो नाइट्रोजन होता है फास्फोरस होता है साथियों वह नहीं पाया जाता प्रोटीनों में। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। फास्फोरस प्रोटीनों में नहीं पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर साथियों 16 है कि प्लेग किसके द्वारा संचालित होता है। साथियों जो प्लेग बीमारी थी इसे एक महामारी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जो प्लेग है वह किसके द्वारा संचालित होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह पिस्सू के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पिस्सू के द्वारा संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि घड़ी की कमानी कसे जाने पर क्या प्राप्त होती है। साथियों जब घड़ी की कमानी कस देते हैं तो उस पर स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यहाँ याद रखेंगे जो स्टैटिकल एनर्जी होती है वह घड़ी की कमानी कसे जाने पर प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि अस्थियों का फोटोग्राफ लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। साथियों जो अस्थियों का फोटोग्राफ लेने के लिए एक्स किरणों का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक्स किरणों का यूज किया जाता है अस्थियों का या हड्डियों का फोटोग्राफ लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था। साथियों आपको बताना जो आगरा किले का निर्माण करवाया था वह इनमें से किसने करवाया था, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगरा किले का जो निर्माण है वह अकबर ने करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकबर ने आगरे किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी। साथियों जो मौर्य वंश था उसकी राजधानी कौन थी, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो पाटलिपुत्र था वह मौर्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कलारीपट्टू किस राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। साथियों आपको बताना जो कलारीपट्टू है वह किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य युद्ध कला है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा केरल राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। ठीक है, जो कलारीपट्टू है वह साथियों केरल राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों जो तमिलनाडु की है वह सिलाम्बम है। सिलाम्बम साथियों तमिलनाडु की युद्ध कला है। उसके बाद जो कोलू वर्साय है वह कर्नाटक का है। ठीक है, कोलू वर्साय साथियों कर्नाटक का एक युद्ध कला है। ठीक है, प्रसिद्ध युद्ध कला है। उड़ीसा की साथियों अखाड़ा साथियों उड़ीसा की प्रसिद्ध कला है। तो यहाँ पर हमने तीनों ऑप्शंस को बता दिया है कि तमिलनाडु की जो युद्ध कला है वह सिलाम्बम है, वो कर्नाटक की कोलू वर्सा है, उड़ीसा की अखाड़ा है और केरल की जो साथियों प्रसिद्ध युद्ध कला है वह कलारीपट्टू है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो साथियों आपको बताना है कि इनमें से राज्य सूची में कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर पुलिस को राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, जो पुलिस है वह राज्य सूची में शामिल है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। और जो बैंकिंग और रक्षा है यह संघ सूची में शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे जो संघ सूची है वह बैंकिंग और रक्षा शामिल है और जो वन है साथियों वह समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे जो समवर्ती सूची है उसमें वन शामिल है और जो बैंकिंग और रक्षा है साथियों उस वह समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 23 पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल विकास घोष की स्थापना कब हुई थी। साथियों आपको बताना जो राष्ट्रीय खेल विकास घोष की स्थापना हुई थी वह 1998 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे जिसे NDSF कहते हैं शॉर्ट में एनडी साथियों NDSF की जो स्थापना है वह 1998 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल विकास कोष की जो स्थापना है वह 1998 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। साथियों आपको बताना जो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वह इनमें से कौन सा है, तो याद रखेंगे साथियों आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो उड़ीसा राज्य है वह भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है,
उड़ीसा राज्य साथियों भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। और साथियों बात करते हैं जो तांबा में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो जो तांबा में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है साथियों वह मध्य प्रदेश है। और बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह साथियों उड़ीसा है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथियों जो कॉपर या तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह मध्य प्रदेश है और बॉक्साइट का उड़ीसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 25 पूछा गया आपका कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है। तो आपको बताना जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है वह साथियों इनमें से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिवर डॉल्फिन। ठीक है, याद रखेंगे रिवर डॉल्फिन को 5 अक्टूबर रिवर डॉल्फिन को साथियों 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी में जब नदी वाली परियोजना का बैठक हुई थी, जब नदी परियोजना बैठक हुई थी उसमें 5 अक्टूबर साथियों 2009 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के अध्यक्ष में जो पीएम थे मनमोहन सिंह के अध्यक्ष में हुई थी। उसमें नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उन्होंने मिलकर जो ये समुद्र में साथियों पानी के जल में यह इनकी विलुप्ति की मात्रा बढ़ रही थी, तब इन्होंने 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज की क्लास साथियों यहीं पर समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।